स्पेशल रिपोर्ट, आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में जहां मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, जहां इलेक्शन कमीशन का दौरा भी जम्मू कश्मीर करेंगे, और वहीं पर उससे पहले कि हम इस खबर पे आ जाएं, आपको बांडीपुरा से अपनी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका इस सूरत में कि उस्मान मजीद जो कि पार्टी के सीनियर लीडरान के अंदर और नायब सदर थे, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा दे दिया है। यानी उस्मान मजीद अब अपनी पार्टी के अंदर नहीं रहे हैं और उस्मान मजीद ने अपनी पार्टी से इलाहिदगी इख्तियार की है। लेकिन जो खबर आ रही है कि यहाँ सभी यूनिट से, यानी अपनी पार्टी के सभी यूनिट्स ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है या मुस्तफी हुए हैं। वहीं पर खबर यह भी आ रही है कि शफात काज़मी जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपुरा है अपनी पार्टी के, उन्होंने हमारे साथ बात की है और उन्होंने कहा कि वो बदस्तूर अपने ओहदे पर कायम हैं और अपनी पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी है। यानी दो खबरें, एक अपनी पार्टी से उस्मान मजीद ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है और बाज़ाब्ता तौर पर अपना ऐलान जो है, अपना इस्तीफ़ा जो है उन्होंने अपनी पार्टी को सौंप दिया है। लेकिन साथ ही साथ ये खबर भी आ रही थी कि सारा यूनिट जो अपनी पार्टी का है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो सारा इलाहिदा हो गया है। लेकिन बाद में ये खबर भी आ रही है कि शफात काज़मी अभी भी अपनी पार्टी के साथ ही वाबस्ता है। हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे शफात काज़मी से, जो हमें बताएंगे। शफात, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्या ये खबर दुरुस्त है कि आप अभी भी अपनी पार्टी के साथ ही हैं? 100% ये सही खबर है। पार्टी के साथ हो, पार्टी जैसे पहले थी, अपनी पार्टी बांडीपुरा में वैसे अभी भी मौजूद है। शफात साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, जानना चाहेंगे कि क्या आप अभी भी अपनी पार्टी से ही वाबस्ता है? क्योंकि खबर आ रही थी कि सभी यूनिट्स, सभी ओहदेदारान जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से अपनी पार्टी के हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन क्या अभी भी हैं अपनी पार्टी के साथ ही? जी जी बिल्कुल, मैं अपनी पार्टी के साथ अभी भी मौजूद हूँ। पार्टी इंटैक्ट है, जैसे पहले थी वैसे ही है। ये उस्मान साहब की जाती अपना फैसला था। उनके जो को वर्कर थे उन्होंने रिजाइन किया है, जो उनके पर्सनल अपने लोग थे वो रिजाइन कर गए हैं। बाकी पार्टी मौजूद है, पार्टी कहीं नहीं गई है। जी, अभी सिर्फ आप ही हैं या कि फिर और भी, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होते हैं, नाइब सदर होते हैं, क्या उनके ओहदे या जो ओहदेदारान हैं वो अपनी भी पार्टी के साथ अभी भी हैं, या कि फिर वो भी उस्मान मजीद साहब के साथ चले हैं? नहीं, जो उस्मान साहब के जाती वर्कर थे वो चले गए हैं, लेकिन पार्टी के जो बाकी लोग हैं, हमें ढांचा जो है आज से 9 तश्कील देना पड़ेगा कहीं कहीं जगहों पे। लेकिन पार्टी के जो लोग थे, जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो अभी भी मौजूद हैं, वो इंटैक्ट हैं वैसे ही जैसे पहले थे। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ओहदेदारान थे उनमें क्या कोई मुस्तफी हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल का? वही है, जो उनके जाती लोग थे वो पार्टी में उस वक्त ओहदेदारान बने थे, वो उस्मान साहब के साथ चले गए हैं। लेकिन पार्टी के जो लोग हैं वो मौजूद हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक पूरा हम डिटेल्ड एक लिस्ट दे देंगे जिसमें ओहदेदारान जो हैं वो उनका नाम और डिटेल सारी आपके सामने मीडिया के सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शफात काज़मी साहब बात करने के लिए। शफात काज़मी का कहना है कि जो उस्मान मजीद के साथ जो उनके पर्सनल लोग थे, जो कुछ ओहदों पर भी फाइज थे, तो उसका मतलब चूंकि ये जो तस्वीर है साफ नहीं हुई है, लेकिन अलबत्ता उनका ये कहना है कि वो खुद जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपुरा है अपनी पार्टी के लिए, उनका कहना है कि वो बदस्तूर अपनी पार्टी के साथ ही हैं। और भी कुछ ओहदेदारान हैं जो अभी भी अपनी पार्टी के साथ ही हैं, ये शफात काज़मी का कहना है। यानी उस्मान मजीद अब पूरी तरह से और बाज़ाब्ता तौर पर अपनी पार्टी से इलाहिदा हो गए। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की अलग अलग पार्टियों के लीडरान एक पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। हालांकि एक डेमोक्रेटिक राइट भी है, लेकिन सियासी स्तर पर इस पार्टी को छोड़ना, पार्टी में आ जाना, इसे किस नज़र से देखते हैं आप भी उससे वाकिफ़ होंगे। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होंगे, ये एक सवाल है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ हफ्तों से एक ऐसी हलचल चली है जिसमें लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से 30 सितंबर की तारीख रखी गई है कि उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इंतखाबात हो जाने चाहिए, उस निस्बत से
अब कोशिशें की जा रही है। खबर हमें आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक टीम जो है, एक फुल टीम जो है जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही है और इसके लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। न सिर्फ इतना बल्कि कल ही एक इलेक्शन कमीशन की जानब से एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें खासतौर पर इलेक्शन कमीशन के अंदर तब्दीलियों और तकर्रीरों के हवाले से जो ज़वाबित है और उन्हें उजागर किया गया है। चीफ सेक्रेटरी और डीजी के नाम भी ये ख़त था या एक ऑर्डर था जिसमें कहा गया था कि तब्दीली और तकर्रीर को लेकर क्या कुछ करना होगा, क्योंकि 30 सितंबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानब से एक डेडलाइन है कि उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए। सियासी हलचल भी ऐसी दिख रही है कि ये इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन सनम एजाज इस खबर को लेकर पूरी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही है। सनम, कब ये टीम जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही है और क्या एजेंडा होगा इस टीम का? देखिए, बिल्कुल आपने जिस तरह बताया कि क्या इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, ये सवाल तो है, तमाम कश्मीरी के जहन में है। हर गली नुक्कड़ पे बहस की जा रही है इस बात को लेके और हर कोई इंतखाबात के हवाले से पूछ भी रहा है। और जब इस तरह से अभी आपने बताया कि पार्टियां बदलने का सिलसिला है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो इलेक्शन कमीशन का ये इंतखाबात की बात कहीं नजर आ रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो वफद है, आला सतही वफद हम इसे कहेंगे, जो इलेक्शन कमीशन की टीम है, वो जम्मू कश्मीर के अगले 10 दिन के अंदर दौरा करेगी और जम्मू कश्मीर में अपने दौरे के दौरान यहाँ के जो आला अहदेदार हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह रहे, डीजीपी है या दूसरे जो चीफ सेक्रेटरी, उनसे मुलाकात करेगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात हो सकती है और फिर खबरें ये भी हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी, नुमाइंदों से भी बात करेंगे और यहाँ पे जो जमीनी सिचुएशन है उसको असेस करने की कोशिश और बाकायदा तौर पे एक फ्रेमवर्क जो है इलेक्शन के हवाले, क्योंकि जो अहकामात है इलेक्शन कमीशन के कल आ चुके हैं, उन अहकामात में ट्रांसफर से और तब्दीलियों वगैरह के हवाले से गाइडलाइंस है वो इम्प्लीमेंट करने का जम्मू कश्मीर की सरकार को बताया गया है। लेकिन साफ जाहिर इनका जो दौरा है ये इंतखाबात से, क्योंकि इस साल जो है 3 रियासतों में इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसमें इसके साथ जम्मू कश्मीर यूटी के हवाले से भी खबरें कि वहां पे भी इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन उन रियासतों में नवंबर में जो है टर्म है इंतखाबात की, लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से सितंबर तक इंतखाबात कराने का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डेडलाइन है, उसी डेडलाइन के पस मंजर में ये टीम जो है जम्मू कश्मीर आ रही है और यहाँ से ग्राउंड सिचुएशन जो है असेस करेगी और उसके बाद आगे का लाहेमल जो है वो तैयार करेगी। ये 10 दिन यानी अगस्त की 10 तारीख तक ये लाहेमल जो है यहाँ की मीटिंग्स वगैरह मुकम्मल करने के बाद अपना रिपोर्ट कर सबमिट करेगी। फिर आगे क्या करना है, क्या जम्मू कश्मीर इलेक्शन करने या ना करने, ये इस जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के दौरे के इलेक्शन कमीशन के दौरे से ही फाइनल हो जाएगा कि क्या यहाँ पे इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, कराए जाएंगे या कराए जा सकते या नहीं। सनम, कुछ लोग या कुछ सियासी जमातों के अंदर खदशात है कि शायद एक बार फिर से कोई बहाना बनाया जाएगा और उसके बाद ये इंतखाबात जो है मुअक्कर हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसका पालन करना भी सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर सरकार नहीं चाहेगी कि इंतखाबात वक्त पर हों और इस पर कुछ पार्टियों के बकौल, पार्टी की बीजेपी की एक अपनी इंटरेस्ट है, तो उसमें ग्राउंड सिचुएशन जो है, यहाँ का जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, माना जा रहा है कि उसी में कुछ अगर इधर उधर यानी सही रिपोर्ट्स अगर नहीं दी जा सकती हैं इंतखाबात के लिए, अगर कहा जाएगा कि ये मौजू वक्त नहीं है, सही मौका नहीं है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यही एक रीज़न हो सकता है इंतखाबात न होने का। लेकिन क्या आपको लग रहा है ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ है? क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज की जानब से पहले क्लियरेंस दी गई है और उनका मानना है कि हालात ठीक हैं, लेकिन जो जम्मू के अंदर हाल दिनों ये हमले हुए हैं, कहीं ये एक वजह बन सकती है सरकार के लिए? देखिए, मैं परसों ही श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े लीडर से बात कर रहा था, पीडीपी के एक बड़े लीडर से बात की, तो उन सबका यही मानना था कि जो पार्लियामेंट में इंतखाबात हुए उनमें जम्मू सीटों पे 7 लाख के करीब वोट जो है वो कांग्रेस को मिले हैं। तो 7 लाख का वोट मिला और वो भी जब पार्लियामेंट इलेक्शन जो होते हैं वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जिनके लिए बराह रास्त आमतौर पर जम्मू में लोगों ने मोदी को वोट डाला बकौले नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के, तो उसके मौका उन जहां मोदी को वोट डाला जा रहा था, वहां 7 लाख कांग्रेस को वोट मिलना, इसने बीजेपी की नीति हराम कर दी है। और जम्मू कश्मीर से लेकर नेशनल लेवल तक बीजेपी टॉप लीडरशिप है, वो इस मकमसे का शिकार है कि अगर आने वाले वक्त में जो असेंबली इंतखाबात होते हैं, जब लोकल कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास की प्रैक्टिस और हालिया दिनों की सरकार की जो सिचुएशन है जिसमें सब कुछ बीजेपी के खाते में दर्ज होता है, तो वो थोड़ा सा बीजेपी के लिए मगमसे की बात है। बीजेपी उससे परेशान है, तो वो एक बड़ी वजह कि बीजेपी नहीं चाहती है कि यहाँ पे इलेक्शन हो, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के लोग बता रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस या डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस को भी इंप्लीमेंट करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि पार्लियामानी इलेक्शन के फौरन बाद जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू सूबे में
जो हालात हुए, और उस बीच में पाकिस्तानी फौज का या पाकिस्तानी कमांडोज का जम्मू कश्मीर में प्रेजेंस का होने की खबरें चलना या अफवाहें चलना या जो कुछ भी उससे कहा जा सकता है, वो एक बड़ा आम कश्मीरी, आम जम्मू का आदमी जो है, आम पॉलिटिकल जो वर्कर है, वो उस पर बहस कर रहा है, उसको ग्राउंड एसेस कर रहा है और उन सब के होते हुए बता रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन उसको को भी कंसिडर करेगा और उस चीज को भी कंसिडर करते हुए इलेक्शन कमीशन फाइनल रिपोर्ट तय करेगा। अब ये इलेक्शन कमीशन जो है पे ही डिपेंड करता है, जब वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा तो क्या वो जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो में पिछली रिपोर्ट, आने वाली रिपोर्ट्स और ये जो सारी अफवाहें, इनको किस तरह से कंसिडर करता है और फिर जो फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है वो उसी पे डिपेंड करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज अपना नुक्ते नज़र देने के लिए। सनम एजाज ये खबर बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम है वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकती है अगले 10 दिन के अंदर अंदर, यानी 10 अगस्त तक जो मरकजी इलेक्शन कमीशन है उनका एक वक्त जो है जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। इस पर किस तरह का रिएक्शन या किस तरह का सुझाव जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जाएगी, उस पर सबकी नज़रें मरकूज होंगी। क्या इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे? अगर नहीं होंगे तो वजूहात क्या होंगे? ये एक ऐसी बहस है जो आज जम्मू कश्मीर के अंदर हर किसी सियासी गलियारे के अंदर छिड़ी गई है और इस पर बहस हो रही है। नाज़रीन, शहरी श्रीनगर के अंदर कई सारे पुल हैं जहां से अक्सर बेशतर हमने देखा कि ये पुल अगर चलने फिरने के लिए इस्तेमाल होते हैं या बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अब सुसाइड केसेस भी रिपोर्ट होने लगे। कल भी एक ऐसा ही केस जो है श्रीनगर के अंदर हुआ है और हवाकदल से एक दोशीज़ा ने यहाँ से एक छलांग मारी और ख़ुदकुशी की। और इस तरह से अब एडमिनिस्ट्रेशन ने श्रीनगर के अंदर या शहरी श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर पुलों की फेंसिंग का काम हाथ में लिया है। नवा कदल हो, फतेह कदल हो, गांव कदल हो और नूर जहां ब्रिज जो कमरवारी के अंदर है उसकी फेंसिंग की जाएगी और इस हवाले से 10 सितंबर साल 2024 तक ये फेंसिंग का काम मुकम्मल करने का हदफ भी रखा गया है। और इस हवाले से DPRs हर किसी पुल के लिए तैयार किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की जानब से ये ऑर्डर्स जारी किए गए हैं जो ज़राए के हवाले से हमें खबर मिली है। फैसल रियाज से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फैसल हमें बताएंगे कि किस पुल के लिए कितना DPR बना है और इस खबर की क्या वाकई तस्दीक हुई है कि अब इन जो सुसाइड पॉइंट्स बने हुए थे ये पुल, हालांकि ये चलने फिरने के काम आने चाहिए थे, लेकिन अब सुसाइड पॉइंट्स बने हुए थे, अब इनकी फेंसिंग की जाएगी और उस पर कई सारे लाखों रुपए जो है सर्फ किए जाएंगे। फैसल, देखिए हिलाल, बिल्कुल जिस तरीके से कल हमने देखा कि हवाकल से एक दोशीज़ा ने छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया था और इससे पहले भी इस तरीके के वाक़ात तमाम पुल जो जितने भी शहर खास में आते हैं दरियाई जहलीम पे, ये हॉट स्पॉट बने हुए थे। और जैसे ही किसी लड़की के साथ ऐसा होता है, किसी नौजवान के साथ कुछ ज्यादती होती तो वो फिर वहीं उन्हीं पुलों से जो छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा करते थे। और ये सारे जो पुल है हॉट स्पॉट बने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ, जो आम लोगों की तरफ से सरकार को तजवीजें गई थी, रिक्वेस्ट जा रही थी कि किसी तरह का कोई तदारुक इन पुलों के लिए किया जाए, या तो रिवर पुलिस या SGRF की टीम आप वहां पे तैनात रखे ताकि अगर कोई इस नियत से आता है तो उसको वहीं पे रेस्क्यू किया जाए, उसकी जान बचाई जाए, या इन पुलों पे जो है फेंसिंग कीजिए। तो तमाम फिलहाल एक तजवीज को जो है सरकार ने एक्सेप्ट किया है। आज DC श्रीनगर की तरफ से कहा गया है कि हम जो DPR है वो फ्रेम कर रहे हैं और जितने भी हॉटस्पॉट ब्रिज यहाँ पे सुसाइड के हवाले से बने हुए हैं वहां पे हम फेंसिंग करेंगे। खासकर जो नवाकल और फतेहकल ब्रिज है उसके लिए जो है 19 लाख का DPR बनाया गया। उसके साथ साथ जो गौकल ब्रिज है उसके लिए 9 लाख रुपए का DPR बनाया गया और जो सफाकल का ब्रिज है उसके लिए जो है 11 लाख रुपए, 29 लाख रुपए जो है वो DPR बनाया गया। और खासकर जो सीमेंट ब्रिज है कमरवारी में जो कि ज्यादा ही हॉटस्पॉट है सुसाइड के हवाले से, उसके लिए भी 11 लाख रुपए जो है वो उसका DPR बनाया गया। कहा गया है कि 10 सितंबर तक जो है इन तमाम तक जो ब्रिज है जो हमने नाम लिए यहाँ पे फेंसिंग की जाएगी और कोशिश की जाएगी एक प्रिवेंटिव मेजर रहे या प्रिकॉशनरी मेजर रहे। अगर कोई सुसाइड करने की नियत से आता है तो वहां पे उसको ये प्रिकॉशंस मिलेगी और कहीं ना कहीं उसकी जान बच सके। लेकिन ये बात भी वाजिब होनी चाहिए कि ये बात भी जरूरी है कि फेंसिंग ही जरूरी नहीं है, फेंसिंग ही काफी नहीं है सुसाइड रोकने के लिए, बल्कि जो इससे पहले भी आम लोग तजवीज दे रहे थे, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय जो थी कि कम से कम जितने भी पुल हॉटस्पॉट बने हुए जहाँ पे ज्यादातर सुसाइड के केस आते हैं वहां पे कम से कम SGRF की बोर्ड या वहां उनकी टीमें जो है वहां पे तैनात रखी जाए ताकि रेस्क्यू जो है वो ऑन स्पॉट हो, जल्दी हो और रेस्क्यू के बाद जो है कामयाबी हासिल हो। और चले, हालांकि ये ऐसे इकदाम है जो सरकार ने किए हैं और
वाकई सरकार इन चीज़ों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों के लिए मुबारक की मुस्तहिक है कि वक्त पर इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये बात है। फिलहाल फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फैसल रियाज हमें अपडेट कर रहे थे, लेकिन बात ये है कि ये असल मामला ये है कि ये सुसाइड हो क्यों रहे हैं। पुल की फेंसिंग करना वो तो एक अलग बात है, एक कॉस्मेटिक मेजर तो हो सकता है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि खुदकुशी करने वाले कोई दूसरा पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं। या इससे पहले भी हमने देखा कि कोई जहरीली शाई जो है वो खाता है और कोई और तरीका इस्तेमाल करता है। लेकिन बात यह है कि ये इस तरह के वाक़ात पेश ही ना आए। उस ज़मन में एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, सिविल सोसाइटी क्या कर रही है, पेरेंट्स या एक घर का जो माहौल है वो कैसा होना चाहिए, उस ज़मन में अगर बात हो जाती, उस ज़मन में अगर गौर फिक्र हो जाता, वो बात थी कि फिर इन चीज़ों से ना ही आपको फेंसिंग की ज़रूरत पड़ती और ना ही इस तरह के वाक़ात होते। तो कहीं ना कहीं मॉरली ये सोसाइटी काफ़ी डिग्रेड हो रही है, काफ़ी पीछे जा रही है, नहीं होना चाहिए था। हालांकि तालीमात भी है, इखलाकियात भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे केसेस जो है रोज़ बरोज़ बढ़ ही रहे हैं। उधर रविंदर रैना का स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुकम्मल तैयार है इंतखाबात लड़ने के लिए, वो इंतखाबात जिसे असेंबली इंतखाबात कहते हैं। हालांकि आज तक क्यों ये इंतखाबात रुके हुए थे, अब इस पर बीजेपी की जानब से कोई जवाब तो अगरचे नहीं आ रहा है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ये जो प्रोवोगेटिव है ये इलेक्शन कमीशन का है। अब अगर इलेक्शन कमीशन तैयार है तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम भी तैयार है। और आज पुंछ में भाजपा वर्करों के इजलास के बाद जब रविंदर रैना ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने 10 साल में जम्मू कश्मीर में तरक्की लाई है, उसको देखते हुए यहाँ के लोग भाजपा को ही वोट देंगे और अगला वजीर आला भाजपा का ही होगा। हम 2024 में असेंबली इलेक्शंस की तैयारियों के सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर में अपने वर्कर्स के साथ मुलाकात करके इलेक्शन की स्ट्रेटजीज, उसकी सारी रणनीति बना रहे हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट किया और लगातार तीसरी मर्तबा मुल्क में मोदी जी की हुकूमत बनी है, और जिस तरह मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के काम किए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में भी बीजेपी को जनता का, आवाम का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगी और यहां बीजेपी की हुकूमत बनेगी। जम्मू कश्मीर में जो अगला चीफ मिनिस्टर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन सरकार बनेगी, एक तरफ मरकज में मोदी साहब की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की हुकूमत बनेगी। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ पूरे जम्मू कश्मीर में हम काम कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जम्मू रीजन, वादिये कश्मीर, पहाड़ में। अगली खबर में बात करते हैं फिल्म कनक्लेव की, जो आज श्रीनगर के SKIC में मुनक्कद हुआ, जिसका इनॉग्रेशन आज, या जिसको लॉन्च किया गया है आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा की जानब से। इस दौरान यहाँ पर कई सारे फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई है, और इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर और भी यहाँ आर्ट से जुड़े और ख़ासतौर पर फिल्म और सिनेमा से जुड़े कदावर शख्सियात की मौजूदगी में यहाँ पर ये तकरीब मुनक्कद हुई। कुछ डिबेट्स भी हुए जिसमें फिल्म इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे फूले उस निस्बत से यहाँ पर बात की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने जब यहाँ पर तकरीर की तो उससे पहले उन्होंने फिल्म पॉलिसी 2024 का भी ऐलान किया, उससे भी लॉन्च किया, और उन्होंने कहा कि आज फिल्म पॉलिसी 2024 की लॉन्च के साथ ही प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी जो है अब दी जाएगी, यानी जो भी अब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आ जाएंगे और फिर कोई भी फिल्म प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा है। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ सिनेमा कश्मीर से काफ़ी दूर हो चुका था, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर यहाँ बॉलीवुड भी कश्मीर के नज़दीक आ गया, सिनेमा भी कश्मीर के नज़दीक आ गया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं कमी पेशी रही है तो आने वाले वक्त में उससे भी दूर किया जाएगा।
अन्य रिलेशनशिप की तरह सिनेमा और जम्मू कश्मीर के संबंध में भी तमाम उतार चढ़ाव देखे, अनेक चुनौतियां भी झेली और दशकों तक अलगाव या मैं कहूं कि विरह का दर्द भी झेला है। ये मेरा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो लोग भी कला संस्कृति के इस पावरफुल मीडियम से जुड़े हुए हैं वो इस संबंध की संवेदना को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और वो ये भी महसूस कर सकते हैं कि क्यों राज कपूर या यश चोपड़ा जैसे महान फिल्म मेकर्स के लिए जम्मू कश्मीर मात्र शूटिंग के नाज़रीन, इसी फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो मकामी कलाकार हैं उन्होंने भी शिरकत की थी। उनका इस हवाले से क्या कुछ कहना है, क्योंकि मुख्तलिफ फिल्म साज यहाँ पर आए हुए थे, मुख्तलिफ जो अदाकार हैं वो यहाँ पर आए थे जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से ही है। उन्होंने इस फिल्म कॉन्क्लेव के हवाले से क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। JNK में कश्मीर में फ़िल्मों के लिए, फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये बहुत बड़ा कदम है। और मुझे उम्मीद है कि जब स्पेशली जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं जिनके पास फंडिंग्स की कमी होती है, कि हर बार हर कोई इंसान बनाना चाहता है, फिल्में बनाना चाहता है, लेकिन हर बार बंदा बोलता है कि प्रोड्यूसर ही चुनता है, फंड्स नहीं है, फिनेंसर्स नहीं है, और इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो पैशनेट अबाउट मेकिंग फिल्म्स। और आज की तारीख में हर कोई बना सकता है। आज की डेट में सबके पास मोबाइल्स हैं एंड यू डोंट नीड इक्विपमेंट्स टू मेक ए फिल्म। इफ यू हैव एन आइडिया यू कैन मेक ए फिल्म, बट यही एक रुकावट होती थी कि फंडिंग और अल्टीमेट। मेरा नाम मुश्ताक है, मुश्ताक अली अहमद ख़ान। आज JNK फिल्म कॉन्क्लेव हो रहा है यहाँ SKCC में, तो मेरे लिए और मेरे जैसे फिल्म मेकर्स या फिल्म एक्टिविस्ट के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसमें सुना है कुछ फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी, पैनल डिस्कशन होंगे और कुछ अवार्ड दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है LG साहब फिल्म पॉलिसी 2024 को अनाउंस कर रहे हैं और मैं उम्मीद। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।